तो आज से अपन एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले पेपर नंबर 15, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। फाइनल के अंदर देखें तो मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट में से एक। बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें मार्क्स नहीं आते, ये नहीं आते, बट ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। अगर आपने इंटर में टैक्स पढ़ी है, इंटर में आपके नंबर आए हैं, तो यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितना इंटर में टैक्स का सिलेबस है उतना ही है, क्योंकि इंटर में डीटी आईडीटी एक साथ है, ये अकेला डीटी उतना है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। इस सब्जेक्ट को कैसे प्लान करें, कैसे आपको आगे चलना है, इन सारी बातों को मैं आज बताऊंगा। ये तो अपना आईसीएमए का स्टडी मैट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक पेपर भी ले लेते हैं कि पेपर कैसा क्या दिखता है इसका दिखने में, उसको भी थोड़ा सा देख ले। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर रहा हूं। लास्ट रिसेंट जून 25 अटेम्प्ट का हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आई थिंक आपको एग्जाम का पैटर्न पता ही है, जो इंटर में था सेम अभी तो वही फाइनल में चल रहा है। आप सबसे पहले देखेंगे तो एमसीक्यूज आते हैं, बट एमसीक्यू की साइज थोड़ी सी बढ़ गई है, आपको देख के पता लग रहा होगा कि जरूर इंटर में थोड़े छोटे थे, यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े एमसीक्यू दिख रहे हैं देखने में। कुछ छोटे भी है, ये देखो कितना आसान सा एमसीक्यू है। फिर ऐसे करते करते कुछ हार्ड कुछ नॉर्मल, कुछ हार्ड नॉर्मल, ऐसे करते करते आपके टोटल 15 एमसीक्यू आते हैं। एग्जामिनर ट्राई करता है कि वो बुक के लगभग हर टॉपिक को एमसीक्यू में कवर कर ले, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हर टॉपिक कवर नहीं होता है। तो एमसीक्यू के लिए थोड़े से इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं अपने को। बट अब काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं, सर एमसीक्यू कहां से करें। देखो, एमसीक्यू कहीं से नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ सीरियसली कंसेप्ट को पढ़ना है। कोई ऐसी जगह नहीं है रेडीमेड जो मैं आपको बता दूं कि यहां पर लिखे हुए एमसीक्यू ही आते हैं, या फिर मैं आपको बना के दे दूं कि ये कर लो, बस यही एमसीक्यू, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल नए एमसीक्यू बनते हैं, एग्जामिनर क्रिएट करता है एमसीक्यू को। वो कैसे क्रिएट करता है, आपने कोई प्रोविजन पढ़ा, उस लाइन को लिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको एमसीक्यू करने के लिए अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। यहां पे अलग अलग सिचुएशन बना के भी पूछ लेता है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसमें सिचुएशन बनी हुई है, तो आप नहीं कर सकते। जैसे ये एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू अब आपको कहीं मिलेगा नहीं कि ऐसा एज इट इज सर यहां पर था वहां से आ गया। ये आपको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी से हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी पे। और फाइनल में आकर के तो चलो, इंटर में तो फिर भी आप लोग प्रोविजंस पढ़ते थे, यहाँ फाइनल में आकर के तो मैं आपको कई सारे इंटर में जो आपने चीजें पढ़ी हुई उनका भी रीजन बताऊंगा कि प्रोविजन की डिजाइनिंग कैसी होती है। मतलब कोई प्रोविजन को ऐसा ही डिजाइन क्यों किया गया है, इसको एग्जम्प्टी क्यों किया गया है, इसको टैक्सेबल भी क्यों किया गया, उसके भी रीजंस होते हैं। वो आपको पता चलेंगे। अब फाइनल में आप कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इंटर में भी थे वो फाइनल में भी। अगर मैं फाइनल का पेपर देखूं तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट है। ये बड़ा क्वेश्चन होता है और ये 14 मार्क्स का आता है। बाकी सब 7-7 के आते हैं, यही एक ऐसा है 14 का आता है। और इसको पढ़ने के लिए हमें पीजीबीपी की नॉलेज चाहिए। बोले सर पीजीबीपी तो इंटर में था ना। बोले यहां फिर से है फाइनल में। इंटर में भी था, फाइनल में भी है, और 14 मार्क्स का है। और क्वेश्चन का लेवल इंटर से ऊपर का है, तो इसलिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे। फिर यहां पर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस और दिख रहे हैं। टोटल इनकम निकालो, डिसीजन लेना पड़ता है ओल्ड रिजाइम के साथ जाए या न्यू रिजाइम के साथ जाए। जब अभी तो देखो, मैं आपको ज्यादा पेपर क्या बताऊं, आपको टॉपिक ही नहीं पता। बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें अगर आपको 80-90 लाने हो, 70 लाने हो, तो बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। अगर आपको नॉर्मल मार्क्स लाने हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने होते। जैसे अभी मैं आपको कुछ रिजल्ट खोल के बता देता हूं कि भाई, जैसे आपने त्रिशिर का रिजल्ट देखा है। देखा है क्या? चलो देखते हैं उसके कितने, मेरे को ही नहीं पता उसके कितने हैं डी टीम।
अलग अलग सब्जेक्ट का देखते हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किसमें क्या स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि उसके और AIR 1 के बीच में 7 नंबर का फर्क है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 कहां पर आती है। और फाइनल में आते ही मैं हर बच्चे को एक ही बात बोलता हूं कि तुम में से कोई भी रैंक ला सकता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा कि तुम्हारे को रैंक का भी सोचना है। आप कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना। आप फाइनल के अंदर रैंक लाई जा सकती है। सर एक ग्रुप देना चाहिए कि दो, फाइनल में तो बहुत ही क्लियर कट दो है। मतलब फाइनल का फोर्थ ग्रुप इतना आसान है जिसकी हद नहीं। फाइनल के फोर्थ ग्रुप में ऑलवेज 200 से अबाउ ही जाएंगे, और थर्ड ग्रुप में देर आर चांसेस के 200 से कम भी आ जाए। तो आपको जो सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है ना, वो सेट ऑफ बेनिफिट फाइनल में फोर्थ ग्रुप ही देता है। अकेला थर्ड ग्रुप निकालना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू बोथ ग्रुप। हाँ, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। फोर्थ ग्रुप में तो आप ये मान लो आपको सिर्फ CFR में एफर्ट करना है, बाकी 3 सब्जेक्ट में बहुत आसानी से निकल जाते हैं। 70-70 80-80 नंबर भी आते हैं बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में। अभी अपन कोई भी एक रिजल्ट खोलते हैं, जैसे मैंने ये रिजल्ट खोला, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं यहां से। ये जैसे कमल का खुल गया, उसका पहले से डला हुआ था। तो आप ये देखोगे कि इस रिजल्ट के अंदर अपना पेपर नंबर 15 है, 63 मार्क्स आए हैं, एग्जामेशन लेके आया, बहुत बढ़िया बात है। इसमें ये मार्क्स बहुत बढ़िया मैटर करते हैं। लॉ में 56 है, ग्रुप 3 में 13 और 15 में कम आते हैं नंबर। कारण क्या है कि सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है। लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, ज्यादा भी ला सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा भी कुछ लोगों के, बट जनरल ट्रेंड ये देखा गया कि इन दो में कम आते हैं। और SFM और SCM में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, इसमें क्वेश्चन सही तो नंबर मिल जाएंगे। DT में कोई सोच सकता है मेरा वो 14 नंबर का क्वेश्चन पूरा सही होगा? बहुत कम चांसेस में। मतलब अगर मैं 1000 बच्चों को दूं तो एक दो बच्चे ही ऐसा होगा जिसने पूरा क्वेश्चन एंड तक फाइनल आंसर मैच हो रहा है। तो इनमें क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है DT के अंदर। तो DT के अंदर कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना, हालांकि पूरे सही भी होंगे, बट ऐसा 14 मार्क्स के क्वेश्चन में गलती हो भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब ये इधर देखोगे फोर्थ ग्रुप में, तो आप ये देखोगे तो ये बच्चे का तो लगभग दोनों में सेम सा ही बैठ रहा है, लेकिन हमेशा आपको मिलेगा फोर्थ ही ज्यादा लगभग। इसका तो चलो थोड़ा सा मार्जिन है। अभी अपन एक और रिजल्ट की बात कर लेते हैं, मान लो। अभी इसका भी देखोगे तो पेपर नंबर 15 में 61 ही है। आप कम मार्क्स देखोगे तो 13 15, ज्यादा मार्क्स देखोगे तो 14 और 16 इनमें मिलेंगे। SCM में तो देखो 87 मार्क्स लेके आया है कॉस्टिंग के अंदर। उसका कारण मैं बता दूं, आप में से तो कुछ बच्चे इंटर में पढ़ रखे हैं, तो आपने OMSM उनके साथ भी पढ़ी थी, फाइनल वालों के साथ। तो जो OM का कंटेंट तुम इंटर में पढ़ते हो ना, वो फाइनल में भी है। तो तुम्हारी वो लगभग तैयार है, तुमको बस वापस रिवाइज करना है उसको, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए आसान सब्जेक्ट होने वाला है। तुमने मार्जिनल कॉस्टिंग इंटर में भी पढ़ी, फाइनल में भी पढ़ोगे। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटर में भी थी, फाइनल में भी थी। तो ये सब्जेक्ट को मैं सबसे आसान सब्जेक्ट मानता हूं, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। 40 नंबर की OM, 60 नंबर का अदर कंटेंट। और वहीं आप अगेन देखोगे तो ग्रुप 4 में ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं। ये तो फिर भी ऐसे बच्चे जो रैंक लेके आए, बट जो बॉर्डर पे पास होने वाले या कम मार्क्स से रहने वाले, उनको आप हमेशा देखोगे कि सेट ऑफ बेनिफिट मिल रहा है ग्रुप 4 से। ये तो ऐसे बच्चे हैं सर, ये तो चलो ज्यादा ही नंबर लेके आए, इनकी तो क्या ही बात करें। बट जो कम नंबर लाने वाले बच्चे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज है, उनको हमेशा ग्रुप 4 पास कराता है। तो इसलिए फाइनल में ऑलवेज एडविजिबल रहता है कि आप ग्रुप 4 पर जाए। अब एक बात और करता हूं, जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी सुने, क्योंकि काफी सारे बच्चे हमारे रिकॉर्डेड है, मतलब मैक्सिमम बच्चे तो रिकॉर्डेड ही होते हैं। उनके लिए भी ये बात है जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे भी बाद में। आप ये देखेंगे कि फाइनल के अंदर एक ट्रेंड चलता है कि सर एक सब्जेक्ट यहां से, एक सब्जेक्ट यहां से, एक सब्जेक्ट यहां से।
अब आप आठ आठ सब्जेक्ट आठ जगहों से लेते हैं जनरली बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि दो सब्जेक्ट यहां से, दो सब्जेक्ट यहां से, ऐसे ले लेते हैं। जो व्यक्ति की फिजिबिलिटी नहीं है कि उसको अंडर वन रूफ आठ सब्जेक्ट मिल जाए, उसको ऐसे करना चाहिए। ये स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप तो वैसे ही ऑफलाइन बैठे हो, मैं ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कोशिश करें कि आठ आठ सिस्टम पे तो नहीं जाए। आप सोचो आठ तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, आठ कीज मिलेगी, आठ जगह से कोरियर आएंगे, आठ जगह पेमेंट करोगे, आपको डाउट आए तो आठ नंबर मिलेंगे, उन आठ नंबर पे पूछोगे तुम कि इसका डाउट इस नंबर पे, इसका डाउट इस नंबर पे, आठ जगह तुम टेस्ट दोगे अलग अलग करके, तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली प्रेफरेंस आप लोगों की, अगर मुझे कोई देख रहा है तो ऑफलाइन होनी चाहिए, फिर उसके बाद में ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड। ऑफलाइन लेने में कंसर्न फाइनल के बच्चों का ये होता है कि सर अगर मैं ऑफलाइन क्लास करूंगा तो मुझे काम की नॉलेज कैसे होगी, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है। उसकी टेंशन भी आपको नहीं लेनी, वो सारा काम आपको सिखाया जाएगा। हम आपको ऐसे ही नहीं भेज सकते प्लेसमेंट में, क्योंकि प्लेसमेंट तक का अपना सारा सिस्टम रहता है। तो आपको कैसे और क्या काम सिखाना है उसके प्रॉपर सेशन लगते हैं, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स आते हैं, आपको काम भी सिखाते हैं। या फिर कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी जिसमें पार्ट टाइम बुलाया जा सकता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और कई लोग जिनकी कंप्लीट हो चुकी है उनको टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो मैंने आपको जनरल एडवाइस दे दी कि अपने को क्या और कैसे करना है। अब बात आती है सब्जेक्ट की, कि ये सब्जेक्ट क्या है और कैसे है। नियमानुसार पहले तो अपने को एग्जाम पैटर्न फिर भी लिखना पड़ेगा, तुमको पता है फिर भी। फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक है, जितने दिख रहे हैं वो नहीं है, और भी टॉपिक्स है, उस पर भी बात करेंगे। अगर आप आईसीएमआई का मैट देखें उसमें, और ये जो हमारी बुक्स है, ये दो बुक्स आपको फाइनल में मिलेगी। देखो इंटर में क्या होता था, आपको कंसेप्ट बुक्स मिली थी ओनली, जिसमें कंसेप्ट थे, क्वेश्चन के लिए हम स्टडी मैट से कर लिया करते थे। बट यहाँ फाइनल में काम नहीं चलेगा। फाइनल में स्टडी मैट में क्वेश्चंस कम है, तो इसलिए सिर्फ स्टडी मैट से काम नहीं चलेगा। हम इंटर में खुद ही बोलते हैं सिर्फ स्टडी मैट करो, फाइनल में मैं ही बोल रहा हूं कि सिर्फ स्टडी मैट से नहीं चलेगा, वी नीड टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या करी है कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बैंक बना रखी है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चंस और आंसर दोनों है। तो इस क्वेश्चन बैंक से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका अपडेटेड वर्जन भी अभी आने वाला है, तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि वही अपडेटेड वर्जन ही दे, क्योंकि आपका जो आगे का एग्जाम अटेम्प्ट होगा जून 26 दिसंबर 26, उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट आ जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन बैंक में तो ईयर चेंज होगा, मेजर चेंज नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, हमारे स्टडी मैट में नहीं है इतने सारे चैप्टर। ये सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा पास होने के लिए, पहली जरूरी चीज। एक और चीज जो आपको मिलेगी वो है कंसेप्ट बुक। ये कंसेप्ट बुक में से कुछ चैप्टर अपन डायरेक्ट बुक में से पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर हम क्लास में नोट करके पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट बुक में एक स्पेशली चैप्टर देखोगे ना आप, तो वो इंटरनेशनल टैक्स का चैप्टर है। वो मैं आपको पूरा लिखवा के पढ़ाऊंगा, उसका कारण अभी देखेंगे कि क्या है, कि सर वो पूरा लिख के ही क्यों पढ़ेंगे, उसका भी एक रीजन है। वो सारी बातें करते हैं अपन। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, दो बुक से अपने को पढ़ना है। होपफुली अगर टाइम के साथ मैं एक और बुक पे वर्क कर रहा हूँ, दैट इज एमसीक्यू बैंक। हो सकता है कि फाइनल की डीटी की एमसीक्यू बैंक भी आपको मिल जाए, आपके अटेम्प्ट तक अगर रेडी हो जाती है तो वो भी आपको मिल जाएगी। उस पर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, हम चालू कर चुके हैं। बट वही है कि एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं आते हैं, वो बुक सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू करने के लिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है, पेपर नंबर 15। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको इंटर भी पढ़ना है और फाइनल भी पढ़ना है। पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब यहां पर आप देखें तो ये सब्जेक्ट दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स।
दूसरा पार्ट जिसके बारे में आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो है इंटरनेशनल टैक्स। अगर मैं बुक के बाइफरकेशन को मानूं, उसके अकॉर्डिंग सोचूं, तो बुक मुझे ये बताती है कि सर 60 मार्क्स का तो डायरेक्ट टैक्स है और 40 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्स है। बट अगर मैं पेपर को देखूं तो क्या पेपर 100 मार्क्स का आता है क्या? पेपर आता है 128 मार्क्स का। इसका मतलब 28 नंबर का कंटेंट एग्जामिनर एक्स्ट्रा देगा। वो 28 मार्क्स का एक्स्ट्रा कंटेंट भी तो इन्हीं में से होगा। इसका मतलब ये इंटरनेशनल टैक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है ये कभी ज्यादा भी आ जाए। अभी ये इंटरनेशनल टैक्स पे मेरा स्पेशल फोकस रहेगा फाइनल के अंदर। ये एक चैप्टर ही मानो आप, हालांकि 4-5 चैप्टर छोटे छोटे मिलके ये इंटरनेशनल टैक्स बनता है, बट ये 40 मार्क्स बहुत जरूरी है। ये आराम से 30-35 क्लास का कंटेंट है और आप सीधा 40 नंबर स्कोर करोगे उसके अंदर। अगर मैं इसको पेपर के अंदर देखूं कि सर इंटरनेशनल टैक्स पेपर के अंदर कितने मार्क्स का आता है, तो एक पेपर ओपन कर लेते हैं, उससे हमको आइडिया लगे कि ये एक चैप्टर मात्र कितना इंपॉर्टेंट है फाइनल के अंदर। फाइनल में इंटर में तो क्या होता था, हर एक हेड ही आता था, 5 हेड है तो हर हेड का क्वेश्चन आता था। यहां देखो ऐसा नहीं है, यहां ऐसा भी है कि हर चैप्टर है तो जरूरी नहीं हर चैप्टर का क्वेश्चन आए। कुछ चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं आएंगे। अगर मैं इंटरनेशनल टैक्स के मार्क्स की काउंटिंग करूं, चलो काउंट करते हैं कि कहां कहां कोई एमसीक्यू दिख जाए। पहले तो एंड वाले एमसीक्यू होते हैं इंटरनेशनल टैक्स के। ये हो गया, ये भी हो गया। 5 एमसीक्यू मान के चलो आप, तो एमसीक्यू हो गए इसके। अगर मैं देखूं इंटरनेशनल टैक्स के, तो यहां से जो एमसीक्यू आएंगे वो 10 मार्क्स के तो एमसीक्यू आ रहे हैं एक सिर्फ चैप्टर से। आगे अब डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव देखो कहां आएगा। यहां से चालू होगा, सिक्स्थ से। छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट, सेवंथ क्वेश्चन के दोनों पार्ट। ये तो इंटरनेशनल टैक्स से होंगे। मतलब मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। सेवंथ का ए, सेवंथ का बी, सिक्स्थ का ए, सिक्स्थ का बी। 14 + 14, 28 मार्क्स ये हो गया। और देखते हैं और कहीं है। एर्थ तो क्या है, कभी आ जाता है, कभी ये केस स्टडी का आ जाता है। इसको जनरली मैं इग्नोर करने को ही बोलता हूं, क्योंकि ये केस कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, कहीं से भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, बस मैं वही देख रहा हूं कहां पर है वो। एनआर टैक्सेशन का होता है, ऐसे ऊपर नीचे होगा, मैं लिख देता हूँ, वो कोई फिक्स नहीं है। एक +7 मार्क्स का और क्वेश्चन आता है, वो इस चैप्टर में भी होगा, अभी ढूंढना पड़ेगा। तो ये अगर आप टोटल करोगे ना, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 45 मार्क्स। तो 45 नंबर का ये है 128 में से। और रिमेनिंग कंटेंट कितना रहा, 128 में से 45 लेस कर दो, कितना बचा रिमेनिंग कंटेंट? 83 मार्क्स का ये है। तो जो हमें सामने दिख रहा है वो जरूरी नहीं है। एक्चुअल वेटेज ये है बुक से हट करके, जो एक्चुअली एग्जाम में आज के टाइम पर आ रहा है। इस वेटेज को लिखो, फिर चैप्टर लिखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं इसके अंदर।
एग्जाम में ये वेटेज है, बुक में ये वेटेज है। डायरेक्ट टेक्स्ट की नोटबुक पहले से ही ज्यादा पेजेस की बना लेना। कम पेज की बनाओगे मल्टीपल नोटबुक बनानी पड़ेगी। और एक अच्छे खासे मतलब 500 पेज की बना लोगे तो आपको काम चल जाएगा उसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन ले कि शुरुआत में उनको लगता है कि पहले तो ना 5-10 दिन रफ कॉपी में लिखते हैं क्योंकि कॉपी खरीदने कौन जाए। फिर ये जो शुरुआत के 5-10 दिन का काम होता है ना, ये कभी पूरा नहीं होता। और इसमें ध्यान रखना, ये इंटर की तरह नहीं है यहाँ पहले दिन से ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चालू है। पहले दिन से ही आप पढ़ना चालू करोगे ना, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अभी तो आएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है। यहाँ बेसिक है ही नहीं, अब आप फाइनल में आ चुके हो। यहाँ डायरेक्ट कंटेंट स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में चैप्टर कौन से हैं। डिटेल्ड सिलेबस देख रहे हैं। अब यहां पर जो सिलेबस है, इसकी खास बात यह है कि जितना बुक में लिखा उतना नहीं, उससे ज्यादा पढ़ना है। आईसीएमआई का सिलेबस अगर आप देखोगे ना, तो आईसीएमआई ने हमको एक सिलेबस दिया, मान लो एक बुक दे दी। यहां पर हम अगर आगे जाएंगे तो हमको एक सिलेबस मिल गया ये। अगर सिर्फ आप इतना करके चले जाओ ना, तो मुश्किल से पास होगे या होगे ही नहीं। अगर सिर्फ इस बुक में लिखा हुआ करके चले गए तो। ऐसा क्यों? इसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सर सिलेबस जो बुक में है वो उतना भी नहीं है, उससे ज्यादा है। ये इससे ज्यादा सिलेबस पढ़ना है अपने को जो बुक में दे रखा है। अब वो क्या है और कौन सी चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं। यहां कुछ चैप्टर आपको दिख रहे हैं, उनकी लिंकिंग किसी दूसरे चैप्टर से है। अब जब मैं पढ़ूंगा तो मैं तो ये मान के चलूंगा तुम्हें इंटर का कुछ याद नहीं है, तुम भूल गए हो। अगर मैं ये मान के पढ़ाऊं कि इंटर का तुम्हें सब याद है, तो मुझे यही पढ़ाना है। अगर मैं ये मान के पढ़ा हूं इंटर का तो तुम्हें अभी तक कोई प्रोविजन याद नहीं है, भूल गए होंगे, तो फिर मुझे ये भी पढ़ाना है, साथ साथ इंटर के भी कुछ चैप्टर पढ़ाना है। अब अपन बात करते हैं कि सर डिटेल्ड सिलेबस के अंदर इंटर का कितना कंटेंट है और फाइनल का कितना कंटेंट है। ये आप मेरे साथ नोट कर लेंगे कि ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। ना सिर्फ फाइनल की बुक में जो दिख रहे हैं वो, बल्कि उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी। तो इंटर के कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि फाइनल में काम आते हैं? इंटर के काम आने वाले टॉपिक में एक टॉपिक है जो कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आता है काम, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये मैं आपको बहुत फास्ट ट्रैक में पढ़ाऊंगा। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब एक दो क्लास में ही कर लेंगे, इंटर में तो बहुत लगती थी। सर इंटर में सैलरी भी था, काम नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी भी था, काम नहीं आएगा। काम आएगा पीजीबीपी। बहुत ज्यादा काम आएगा, ये मान लो। ये खुद इंपॉर्टेंट है, ये 14 मार्क्स का चैप्टर है आपका, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर काम आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कहां कैसे काम आएगा अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको। फोर्थ जो काम आता है, क्लबिंग बहुत कम, लेकिन मैं लिख रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं आता है लेकिन बहुत कम है ना। आप एक बार इग्नोर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगला टॉपिक काम आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। एक जो इंटर का टॉपिक हमारे काफी काम आएगा वो है डिडक्शंस। मेन तो यही है। टीडीएस इंटर में भी था, यहां भी है, वो पढ़ना है पूरा अपने को। तो टीडीएस काम आएगा, लेकिन काम क्या आएगा उसको पढ़ना ही पड़ेगा।
तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंटर में भी थे और फाइनल में भी पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक भी मैं आपको जो इंटर के हैं वो फाइनल में पढ़ाने वाला हूं। मैं ये मानूंगा कि आप ये टॉपिक्स भूल चुके हैं, आपको नहीं आते हैं। अब बात करते हैं फाइनल। फाइनल का सिलेबस क्या है? जैसे चैप्टर आपको इंडेक्स में दिख रहे हैं वैसे नहीं है, इसमें भी अलग अलग नाम से चैप्टर के टॉपिक के अंदर भी चैप्टर्स है। तो वो कौन कौन से हैं देखो। फाइनल के टॉपिक्स देखते हैं। यहां पर हमें मिलेगा असेसमेंट ऑफ कंपनी। देखो इंटर में आप जो मेनली आपका असेसी होता था वो कौन होता था बताओ? इंडिविजुअल। या नहीं होगा? या मेनली असेसी आपको फॉर्म या कंपनी ज्यादा मिलेंगी। मतलब आप इंडिविजुअल से ऊपर उठ के अब कंपनी और फॉर्म पर आ चुके हो। इंडिविजुअल से रिलेटेड काम तो आपने सारा कर लिया। देखो ये दो ही चैप्टर क्यों पढ़ने उसका भी कारण बताता हूं। अच्छा इसमें एक अदर सोर्स भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लिख देता हूं। यही चैप्टर क्यों? देखो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी इंडिविजुअल के काम के हैं, इसलिए वो यहां बिल्कुल काम नहीं आ रहे क्योंकि यहां इंडिविजुअल से ज्यादा लेना देना नहीं है। बट ये पीजीबीपी कैपिटल गेन ये तो कंपनी के भी काम आता है, कंपनी में भी रोल रखता है और इंडिविजुअल में भी रखता है। तो इसलिए फिर से आ गया यहां पर। तो असेसमेंट ऑफ कंपनी हमको यहां पर पढ़ना है। वो जो आप पीजीबीपी का क्वेश्चन देख रहे हो ना जो 14 मार्क्स का है, वो करने के लिए हमको ये आना चाहिए पीजीबीपी, और ये भी आना चाहिए। उसमें अगर तुम असेसी ध्यान से देखोगे जो मैंने एग्जाम का क्वेश्चन दिखाया, जो 14 मार्क्स फिक्स है हमेशा ही आता है ये। इसमें एक आप नोट करेंगे कि असेसी कौन है? कंपनी है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए पीजीबीपी भी आना चाहिए, असेसमेंट ऑफ कंपनी भी आना चाहिए, और एक और टॉपिक आना चाहिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मैट बोलते हैं इसको। कई बार असेसमेंट ऑफ कंपनी और मैट का मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। तो ये तीन टॉपिक से आपके 14 मार्क्स 100% एग्जाम में पक्के हैं कि ये और ये कर लिया तो 14 मार्क्स तो आ ही गए। इसके अलावा एक और टॉपिक जो पीजीबीपी से लिंक करेगा वो है असेसमेंट ऑफ फर्म। ये आपने इंटर में भी पढ़ा है हालांकि। असेसमेंट ऑफ फर्म हमको यहां पर पढ़ना है। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। जो फाइनल में वैल्यू रखता है। फिफ्थ बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, इसका भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। अब ये टॉपिक जैसे फाइनल में दे रखा है, बट इसको करने के लिए कैपिटल गेन की नॉलेज चाहिए प्लस पीजीबीपी की नॉलेज चाहिए। तो अगर तुम ये चैप्टर लेकर के बैठो पढ़ने, अगर तुमको ये दो चैप्टर का ही मिक्सचर है ये बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, तो ये भी जरूरी है आना। सिक्स्थ टॉपिक, अभी आईसीएमआई का स्टडी मैट भी मैं खोल रहा हूं क्योंकि वहां पर कुछ टॉपिक अलग टाइप नाम से दिखते हैं बट होते हैं अलग है। जो ये असेसमेंट के टॉपिक बता रहा हूं ना ये पहले चैप्टर में है। फिर ये चैप्टर तो दिखने में तो इतने से ही सर 11-14 चैप्टर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। इंटर के इंडेक्स में इससे ज्यादा टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक तो बहुत ही आसान छोटे हैं। ब्लैक मनी एक्ट एक क्लास का टॉपिक है, आईसीडीएस 2 क्लास का टॉपिक है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इक्वलाइजेशन लेवी 2 क्लास के टॉपिक है। ये बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की अपन ने बात कर ली। इसके बाद में मैं पहले इंपॉर्टेंट वाले लिख देता हूं। इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि मैं यहां सब पार्ट में लिख रहा हूं इसके। एक टॉपिक आएगा डीटी डबल ए,
7 मार्क्स पक्का, हमेशा। चैप्टर भी ज्यादा बड़ा नहीं, 4-5 क्लास का, 7 मार्क्स हमेशा पक्का। एक आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। बोले सर कॉस्टिंग कहां से आ गई इसमें? अरे ये यहां का अलग ट्रांसफर प्राइसिंग है ये वो कॉस्टिंग से लेना देना नहीं है। 14 मार्क्स का टॉपिक, ट्रांसफर प्राइसिंग। डीटी डबल ए, ये तो हो गया गार, थ्योरी टॉपिक एक आधी क्लास में हो जाता है। उसके अलावा, ये टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और है, एनआर टैक्सेशन। रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो वैसे तो आपको ये कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये जैसे मान लो मैं एनआर टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं, तो इसमें नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी बार बार आएंगे, तो हमको थोड़ी सी यादें ताजा करनी पड़ेगी कि ऑर्डिनरी कब बनता है, नॉट ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नहीं आएगा कि ओ आर एन ओ आर निकालो, बट ये चीजें समझने के लिए ये आना चाहिए। और एक टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी। तो सिक्स्थ चैप्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये चैप्टर 45 नंबर का है। तो इसको बड़े सीरियसली पढ़ेंगे जब भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये कर लिया तो सर पास होने का जुगाड़ कर लिया एक तरीके से, और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे इसके, बोले सर आप रह क्या गया, आएगा तो इसी में से आएगा। चलिए इसके अलावा देखते हैं। अब रिटर्न से रिलेटेड देखो, इंटर में आपका रिटर्न विटर्न का कंटेंट ज्यादा नहीं था। अब ध्यान से समझना, लॉजिक सिलेबस की डिजाइनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। इंटर में आपको मेनली क्या सिखाया, इनकम निकालना और टैक्स निकालना। इनकम और टैक्स निकालने के बाद में टैक्स जमा हो जाता है। टैक्स जमा होने के बाद क्या होता है, टैक्स जमा हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ प्रोसेसिंग करता होगा, वो यहां आएगी। इंटर में आपने टैक्स निकालना सीखा, बोले इसको जमा करा देते, बात खत्म। आपको इस बात से मतलब ही नहीं था कि मैंने मेरा टैक्स जमा तो करा दिया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होता है वो यहां आएगा। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे देखो, एक तो पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। ये आपके इंटर में भी था थोड़ा सा, लेकिन यहां पे थोड़ा एडवांस है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो आप सीबीडीटी का नाम सुनते थे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का नाम सुनते थे, उनके पावर्स क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो यहां आएंगे। असेसमेंट प्रोसीजर, जब हम रिटर्न भर देते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा असेसमेंट करता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये यहां पढ़ेंगे। इनकम टैक्स की रेड कैसे पड़ती है, वो यहां पर देखेंगे। इसमें अपन मूवी भी देखेंगे, रेड पूरी नहीं देखेंगे लेकिन। इसके अलावा पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या पेनल्टीज किस किस केसेस में लग सकती है। नेक्स्ट है अपील्स एंड रिवीजन। ये वो रिवीजन नहीं है कि सर मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वो रिवीजन, ये कुछ और है। टीडीएस, इंटर में पढ़ा था, यहां भी पढ़ोगे, बट इंटर और यहां में बहुत फर्क है। यहाँ डिटेल्ड टीडीएस पढ़ना है, यहाँ नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड भी टीडीएस है। टनेज टैक्सेशन,
अगला टॉपिक टनेज टैक्सेशन। 14th पॉइंट, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, इसको इंटर में तो समझते ही नहीं है, इंटर में आया भी था ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक अभी मैं आपको एग्जाम में बताऊं तो 14-14 नंबर का इस चैप्टर से कंटेंट आया है। क्या नाम है इसका? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। बट इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपको यहां पर क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपको अलग अलग टाइप के केसेस दे देंगे, बोलेंगे पहचानो कि ये केस टैक्स प्लानिंग है, अवॉइडेंस है, इवेजन है, या मैनेजमेंट भी आता है, टैक्स मैनेजमेंट भी जोड़ सकते। या फिर आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इसको न्यू टैक्स एग्जाम के साथ जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स एग्जाम के साथ। तो ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, ये अपने आप में क्या होती है? टैक्स प्लानिंग होती है। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये आ ही रहा है हमेशा, हर अटेम्प्ट में या तो 7 का या 14 का इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा मिल रहा है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये टनेज टैक्सेशन आपके लिए नया है, ये शिप्स के लिए है, शिप पर टैक्स लगाने के लिए पीजीबीपी के साथ में पढ़ेंगे। शिप्स के लिए है ये पीजीबीपी के साथ होता है। तो पीजीबीपी देख लो कितना इंपॉर्टेंट है अभी भी, कि ये अभी पीजीबीपी के साथ होगा अपना। पीजीबीपी के साथ एक और टॉपिक होगा, हालांकि ये छोटे छोटे टॉपिक है, टनेज टैक्सेशन 1 क्लास 2 क्लास में हो जाता है। कार्बन क्रेडिट्स, ये टॉपिक और है, देख लेते हैं कोई और रह गया हो। मेन हो गए अब छोटे मोटे टॉपिक से। तो दीज आर दी टॉपिक्स जो हमको यहां पर पढ़ने हैं। अब ये टॉपिक्स हमको दिख रहे हैं, अगर मैं ऐसे जोड़ू तो 8 टॉपिक्स ये हो गए और 15 टॉपिक्स ये हो गए, 15 में भी एक दो और होंगे। तो अगर आप देखें तो 23, दो और जोड़ लो, 25 के अप्रॉक्स टॉपिक्स है। आप ये देखो कि 25 में से 7 ऐसे टॉपिक है जिनमें पीजीबीपी में कवरेज है। मतलब अगर हम पीजीबीपी कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो 7 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल टैक्स देखोगे तो ये भी कंप्लीट हो रहा है। अब प्लानिंग कैसे करनी है, देखो, हर टॉपिक से जिस जिससे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि किसकी ज्यादा है। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है फाइनल के अंदर, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है फाइनल के अंदर। ये डिडक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आता, बट इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि मेरा 7 नंबर का डीटी डबल ए का क्वेश्चन सही हो, तो वहां पे डिडक्शन का रोल आएगा। इधर चलते हैं। अब मैंने पीजीबीपी बता दिया तो ये समझ लो ये ऑटोमेटिकली कवर हो गए, क्योंकि ये पीजीबीपी से रिलेटेड है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग 7 मार्क्स का आता है, ये 7 नंबर का है। ये जो पीजीबीपी है 14 मार्क्स का है, 16 का भी हो जाता है अगर एमसीक्यू आ गया तो। ये 45 मार्क्स का है। ये टॉपिक्स यहां से लेके यहां तक के ये बल्क जो है ना, इसमें से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, इसमें से दो तो एमसीक्यू आते हैं। एक या तो एक क्वेश्चन आएगा 7 का, या फिर दो क्वेश्चन आएंगे 7 से 1। वो एग्जामिनर के मूड पे कि उसको इस बार कैसा पेपर बनाना है। तो ये मिनिमम से मिनिमम 9 नंबर का कंटेंट है, बट ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये आपने इंटर में नहीं पढ़ा, या फाइनल में आप पढ़ोगे। ये इसको 7 मार्क्स का जनरली करके चलो आप। तो 7 मार्क्स का ये रहता है टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस वाला टॉपिक। 9 या 16 मार्क्स, 15-16 मार्क्स का ये बल्क है, ये सब एक साथ ही होते हैं, सब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ये रहते हैं।
45 मार्क्स का ये हो गया, 7 का ये हो गया, ये 14 का हो गया। ये मेजर अपना कंटेंट है जो कि अपने को पढ़ना है और कवर करना है। तो सबसे पहले अपन इन्हीं को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे इसकी भी मैं बात बता देता हूं। इसमें से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपसे पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके नहीं हो रखे। पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक्स, इसमें लिखा नहीं है मैंने। बेसिक्स पढ़ने के बाद फाइनल में कहीं कोई लिंकिंग नहीं है, मतलब नॉर्मली लिंकिंग नहीं है। हाँ, तुमको अगर पीजीबीपी वाला ये पढ़ना हो तो पीजीबीपी का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो कॉमन टॉपिक आपके और उनके रहे हुए वो एक साथ होंगे। जैसे ये वाले टॉपिक्स जो है रहे हुए उनके सब, तो ये टॉपिक्स हम एक साथ में करेंगे। जो बाकी बच्चे और आपके, ये टॉपिक्स अपने अलग से होंगे क्योंकि ये उनके हो चुके हैं। फाइनल के अंदर एक चीज और होती है, जैसे वैसे तो आपका आज से नया बैच चालू हुआ है, बट फाइनल में हर चैप्टर से नया बैच है, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट में यहाँ लिंकिंग नहीं है। एसएफएम में अगर फॉरेक्स और डेरिवेटिव चल रहा है तो फिर वो एक एक महीने चलते हैं, वो एक दिक्कत वाली बात है, बट लिंकिंग कहीं नहीं है। अगर मैं आपको असेसमेंट ऑफ कंपनी भी पढ़ा दूं ना, और आपने पीजीईपी नहीं पढ़ा तो भी मैं समझा दूंगा आपको। मैट से ज्वाइन करो, मैट से समझ आ जाएगा। ये लिंक्ड है, लेकिन ऐसे लिंक्ड नहीं है कि वो पूरा आएगा तो ही तुम ये कर पाओगे। आइडिया होना चाहिए, हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है पीजीबीपी में, बस इतना। तो यहां पर लिंकिंग वाली दिक्कत एज सच नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। फाइनल में जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बच्चे वो मुझसे पूछते हैं सर सीक्वेंस क्या रखूं। देखिए यहां लिंकिंग नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि अगर एडविजिबल क्या है कि अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो पहले इसको कर ले, फिर इन दो को कर ले साथ में, तो ये आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत मिलते जुलते प्रोविजन है तो काम कम हो जाता है अपना। इंटरनेशनल टैक्स को हम काफी वेटेज देंगे और इस वाले पार्ट को देंगे, क्योंकि अभी करंटली इसका वेटेज बढ़ गया है। इसमें से 3-3 4-4 एमसीक्यू भी आ रहे हैं और 7 से 14 नंबर का ये कंटेंट आ रहा है, और ये आपने पढ़ा भी नहीं है, तो इस कंटेंट को हम पहली प्रेफरेंस देंगे कवर करने में। दूसरी प्रेफरेंस हम देंगे इंटरनेशनल। तो हमारा सबसे पहले कवरेज ये जो आपको 6 से लेके 11 तक के दिख रहे हैं इनका होने वाला है। पहले हम बेसिक करेंगे, फिर इन कंटेंट्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में हम ये पीजीबीपी कैपिटल गेन ये वाले कंटेंट्स को लेंगे। क्लियर है कैसे और क्या होने वाला है? आपका आप कोई सवाल हो तो मुझे बताओ कि सर मेरा ये सवाल है फाइनल को लेके, सब्जेक्ट को लेके, तो आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन में भी सभी को क्लियर है क्या, एक बार मुझे बता दीजिए। कोई भी सवाल हो आपको फाइनल में लेके। अच्छा, फाइनल में ये मैंने आपको बता ही दिया मार्क्स किस किस में आएंगे किस किस में नहीं आएंगे। ग्रुप 4 पूरा स्कोरिंग है सीएफआर को छोड़ के। सीएफआर में मार्क्स कम आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है, लेंदी है, हार्ड भी है, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। 2-2 3-3 4-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन बाकी तीन उतने ही आसान। चाहे मैं कॉस्ट ऑडिट की बात करूं, बहुत आसान है। जो आपने इंटर में ऑडिट पढ़ी थोड़ी बहुत, वो भी थ्योरी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, 14 मार्क्स, 14 to 18 मार्क्स का, वो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। 14 to 18 मार्क्स का कॉस्ट ऑडिट में प्रैक्टिकल पार्ट है, हालांकि वो कॉस्टिंग ही है, उसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। इसके अलावा आप मेरे साथ आईडीटी पढ़ोगे। जिन्होंने इंटर में आईडीटी पढ़ी उनको पता ही होगा कि सर लगभग तो हम फाइनल के साथ ही बैठ के पढ़े थे, क्योंकि मैंने आपको इंटर में भी एडवांस ही पढ़ाया है। हम बुक नहीं देखते, हम हमारी बुक को फॉलो करते हैं। तो आपकी ऑलरेडी 60% आईडीटी कवर्ड है जिन्होंने इंटर में पढ़ी है। तो इंटर वाली आईडीटी फाइनल में भी है 60 to 70%। ये अभी आप दे के आए हुए एग्जाम, ठीक है, ये तो ग्रुप 4 क्लियर्ड है ऑलरेडी। कितनी आईडीटी है इंटर से? तो वो ऑलमोस्ट है, मतलब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने। इंटर में जितना पढ़ा है उसके अलावा 20 से 30 दिन का कंटेंट और क्लास के हिसाब से, बस। बाकी कोई ज्यादा टेंशन नहीं। इसके अलावा एसपीएम बीवी तो आसान सा सब्जेक्ट है बहुत, आप पढ़ोगे आपको बोले सर ये तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सीएफआर में एफर्ट लगेंगे। ग्रुप 3 में कॉस्टिंग को छोड़ के बाकी तीन में एफर्ट लगेंगे। कॉस्टिंग आसान है सब्जेक्ट, क्यों है? क्योंकि इसका काफी सारा कंटेंट आपने इंटर में पढ़ रखा है। तो ग्रुप 3 में कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे उसमें, क्योंकि 40 मार्क्स की तो ओएमएसएम है जो आपने इंटर में पढ़ी है वही सेम। जब आप लोग इंटर में ओएमएसएम पढ़ा करते थे तो मैं आपको फाइनल के भी क्वेश्चन कराता था निकाल के, बोले ये फाइनल की बुक में है, और वहां पे ये भी बताता था कि इंटर में इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, फाइनल में उल्टे कम दे रखे हैं। हालांकि फाइनल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो वो अपने को थोड़ा सा समझने का लेवल बढ़ाना होगा। जैसे यहां भी पीजीबीपी में पढ़ाऊंगा आपको, बट इंटर में जो पीजीबीपी पढ़ाया और यहां जो पीजीबीपी पढ़ाया उसमें बहुत फर्क होगा अंडरस्टैंडिंग का। मतलब अब मैं तुमको प्रोविजन की डिजाइनिंग समझाऊंगा,
कि ये प्रोविजन, जैसे वहां तो एक सेक्शन लिया, ये प्रोविजन है, समझा दिया। अब मैं ये समझाऊंगा ये प्रोविजन ऐसा ही क्यों है, इसके पीछे का बैकग्राउंड अब आप समझ सकते हो, आपका दिमाग इतना डेवलप हो गया है। फिर इसके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ऐसे आसान आसान नहीं होंगे, इसमें बढ़िया लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो ये यहाँ पर लेवल बढ़ जाएगा, बाकी वो सारी चीजें। तो ये 100 नंबर का कंटेंट आप मेरे साथ पढ़ोगे, 100 नंबर का आईडीटी मेरे साथ पढ़ोगे, 20 नंबर का कॉस्ट ऑडिट आप मेरे साथ पढ़ोगे। तो 220 नंबर का कंटेंट जो है अपन फाइनल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और वैसे कॉस्टिंग वाला मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, हो सकता है मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं वो भी आपको कॉस्टिंग पढ़ा सकते हैं, ओएमएसएम वाला पार्ट। और नहीं भी हो तो आपको आता है तो वो भी बढ़िया फैकल्टी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो भी मैं पढ़ाता हूँ तो 260 हो जाएगा, नहीं पढ़ाता हूँ तो 220 रहेगा। ये अपना कंटेंट रहेगा। और कोई सवाल आपका बताइए। सारी बातें क्लियर हो गई, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे हम बेसिक्स। बेसिक्स में क्या सीखेंगे? टैक्स कैलकुलेशन। यहां मैं ये नहीं पढ़ूंगा एसएसी क्या होता है, तुम भी बोलोगे सर ये थोड़ी पढ़ने की उम्र रह गई। तो यहां पर बेसिक्स मतलब क्या, टैक्स निकालना सीखना पड़ेगा। टैक्स निकालना क्यों सीखना है? क्योंकि यहां हर जगह टैक्स निकालना ही होता है, और वो भी अच्छे खासे लेवल का, एडवांस लेवल का, सरचार्ज, कैपिटल गेन सब मिक्स करके वो सीखेंगे अपन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां से अपन कंटेंट को स्टार्ट करेंगे पढ़ना।